जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि जब यहाँ से जाएं तो हमारे पास कुछ भी ना रह जाए। यही बात तो हुई ना, जो इनके ड्राइंग थियरी थी आर्थिक दोहन का सिद्धांत उसी में तो है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। ठीक, तो पहला कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था और प्रति व्यक्ति आय वार्षिक कितनी बताई थी? 20 रुपए। लेकिन 20 रुपए उस समय में बहुत अधिक था, आज के समय में कम से कम 2 लाख रुपया। कब की बात है? गांधी जी का जन्म नहीं हुआ था, सही है ना? गांधी जी कब पैदा हुए थे? इसके बाद डेट पता है गांधी जी के जन्म की? गांधी जी कब पैदा हुए पता? ये राष्ट्रपिता है ना, जानते भी नहीं? गांधी जी पैदा कब हुए? 2 अक्टूबर 1869। 1868। एक वर्ष के बाद देख लो, शर्म की बात है, राष्ट्रपिता की डेट नहीं बता। कहाँ पैदा हुए थे? सर राजकोट। नहीं पता लेंगे। एक बार ऐसे पुलिस वालों का वो हो रहा था, जो पहले ऐसे नहीं होता था, स्टार्टिंग में जो शुरू में जो प्रक्रिया रही मायावती सरकार में, तो पूछा गया था कि तिरंगे का अनुपात क्या है? सही है? हाँ सर सही है। चलो लिखो, दादा भाई नौरोजी हेडिंग डाले हो ना, दादा भाई नौरोजी। अब देखो, तुम्हारे जो पार्ट पढ़ाए जाएंगे वो टीचर व्यक्तिगत नहीं पढ़ाएगा अपने हिसाब से, वो आयोग से आ रहा है, डेट दी जा रही है कि आप 2 दिन में 3 दिन में इस सेगमेंट को खत्म करेंगे। बात समझ रहे हो? वहीं से सीधा शेड्यूल आ रहा है, शेड्यूल बनाया नहीं जा रहा है, ना ही कोई टीचर अपने हिसाब से पढ़ा सकता है। ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट, इसके बाद पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद सोशल सिक्योरिटी। और तीनों को देखो, पहले एक क्लास हो गई, कल वाले में 5 पढ़ा था, इसके बाद 4 पढ़ेगा, 3 2 फिर 1, तो उस टीचर को बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा उससे। ठीक, फिर उसी से क्वेश्चन बनवाया जाएगा, जो भी वो नियम से बदले हैं सर ने। चलो आगे लिखो, अब उसी के नीचे लिखो, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया, रूल्स इन इंडिया। ठीक, इस किताब को अंडरलाइन कर लो, उसके नीचे आगे लिखो, मैं पहली बार गरीबी के मापन, मैं पहली बार गरीबी के मापन को जीने का न्यूनतम गरीबी के मापन को जीने का न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से लगाया गया था। आवश्यकताओं की पूर्ति से लगाया गया था, और विराम लगाओ, आगे लिखो, उन्होंने गरीबी रेखा वर्ष वर्ष 67-68 जो लिखा है, लिख लीजिए, 1867-68 के मूल्य पर प्रत्येक क्षेत्रों के हिसाब से प्रत्येक मूल्य पर क्या लिखे हो? प्रत्येक क्षेत्रों के हिसाब से प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय
प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय 16 से 35 रुपए निर्धारित किया था। ठीक है। अब चाहे एक लाइन नीचे चाहे लिख लो, जबकि 20 रुपए प्रति व्यक्ति, जबकि 20 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय को गरीबी रेखा माना। आय को गरीबी रेखा माना। ठीक, चलो देखो बात यह है, दादा भाई नौरोजी बहुत पहले उन्होंने अपना एक आधार जो भी रहा उनका, ठीक, उन्होंने गरीबी का कॉन्सेप्ट दिया। डबल काम रहा, एक तो अंग्रेजों का यहाँ रहना, पहली चीज उनका दोहन करना, ठीक, आज़ादी की भी बात किए, उसके बाद आर्थिक दृष्टिकोण पर भी बात किए, लेकिन चलिए उसके बाद कोई काम नहीं हो पाया। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो 47 के बाद से ही देखिए भाई, अगर कोई आदमी ये कह दे कि हम बहुत पीछे हैं कोई भी देश का, कोई भी देश हो, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपने देश के विषय में सभी लोग सोचते हैं। अगर 1947 में हम आज़ाद हुए तो 2023 से तो लगा है। अगर हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर गई, क्रय शक्ति में, परचेज पावर पार्टी में, पीपी में है, पी में हम कितने नंबर पर हैं? तीसरे पर। अगर यही कहा जाए 1776 में अंग्रेजों ने आज़ाद किया अमेरिका को, यही बात अभी चल रही है चंद्रयान के लैंड होने के बाद, कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनसे ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन हम ये तो कह ही सकते हैं कि अगर तो ज़्यादा आप बोलो तो ये तो हम कह ही सकते हैं कि आप घटाओ, माइनस करो 1947 और 1776 कितना अंतर है, फिर भी आप काम नहीं कर पाए। लेकिन हम 125 करोड़, कंडीशन तो इस समय ये हो गई 125 अरब। कहने का मतलब है कि अभी तो जनगणना नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि भारत देश विश्व में ऐसा ना हो कि सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश हो जाए। ठीक, आ जाने दो चार्ट, अगर जनगणना, हाँ छोटे मोटे जो सर्वे आ रहे हैं, लेकिन अभी एथेंटिक जो है नहीं मिला है। लेकिन जनसंख्या अगर हमारी सबसे ज्यादा है, चलो नहीं भी है, दूसरे नंबर पर है, तो इतनी बड़ी उपलब्धि हमें मिली है, ऐसे थोड़ी ना कोई दे दिया है। जैसे पाकिस्तान का कोई हामिद करके, क्या नाम है उसका, जैनुद्दीन करके, परसों ने कहा कि चंद्रयान लैंड हुआ, इसका क्या प्रूफ है? ये बेवकूफ़ी वाली बात हुई कि नहीं है? ये कौन सी बात है? कहा हमें प्रूफ चाहिए, तो वहाँ चले आओ, बोलो दुनिया देख रही है, तुमको प्रूफ चाहिए, फर्जी की बात है। तो कहने का मतलब है, छोड़ो, चलो। तो अब ये तो चर्चा का विषय है, पेपर पर पढ़ा करो, क्योंकि करंट का है तो करंट जानते हो, चंद्रयान से क्वेश्चन आना पक्का है, पेपर चाहे 4 साल के बाद, ये तो कंप्लीट है, उसे पढ़ना पड़ेगा कायदे से। इसमें क्या है, पॉवर्टी जो आप पढ़ रहे हो, 47 से जब देश आजाद हुआ तो ऐसी कंडीशन तो हमारी थी नहीं कि तत्काल में इसी पे काम करते हैं। सारी चीजें हमने बांटा, सारी चीजों का जो हमें ज्यादा जरूरी था। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू 5 देशों की यात्रा पर गए, थोड़ा सा दिक्कत भी हुई, दलाई लामा आकर के यहाँ रुक गए, जिससे थोड़ा सा रुष्ट हो गए भाई इधर चाइना वाले। बात समझ रहे हो कि वो कह रहे थे तिब्बत हमारा है, चलो कुछ भी रहा हो। 5 देशों की यात्रा के बाद जो पंचतंत्र लाए थे, जिसे क्या कहा जाता है, गुट निरपेक्ष कहा जाता है ना। गुट निरपेक्ष शब्द मतलब ये भारत देश में कब आया था? 1956 में। ठीक, 5 देशों की यात्रा के बाद फिर टेक्नोलॉजी की बात की गई, धीरे 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 जो नेसेसरी चीजें रही, बड़ी आवश्यकता की, उसे पहले अडॉप्ट किया गया। अंत में जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी तब उन्होंने कहा था कि भारत देश ये अचीव कर चुका है, जो चीजें उसे आवश्यकता, मतलब जिसकी आवश्यकता है वो उसे मिल गई है। हम एक बिंदु पर बात करना चाहते हैं, किस पर? दादा भाई नौरोजी पर। वो हमारे इतने महान व्यक्ति थे। वो उस समय 1867 में जब हमारे बापू ने जन्म नहीं लिया था, तब उन्होंने गरीबी का अनुमान लगाया और उन्होंने कहा गरीब कौन होंगे, उसका एक कॉन्सेप्ट दिया, तो उस पर एक काम होना चाहिए। ठीक, उसी आधार पर तत्काल में 1971 में एक नीलकांत डांडेकर,
कौन व्यक्ति थे? नीलकांत दांडेकर। और उनके एक व्यक्ति थे B.M. रथ। उसमें पूरा लिखा जाता है B.M. रथ के फार्मूले। ठीक है, फार्मूले। तो एक समिति बनी, लेकिन समस्या इस बात की होती है, एक बात जान लो, मैंने कई बार कहा है कि कोई भी गरीब व्यक्ति हो या दूसरी सोसाइटी का आदमी हो, चाहे मार्क्स की थियरी के अनुसार समझ लो, चाहे अपने दिमाग से, कभी गरीब आदमी कभी अमीर आदमी की कभी कोई ग्राफ्टिंग नहीं कर सकता। बात समझे कि नहीं? अगर किसी गरीब आदमी से कह दो कि अमीर आदमी की डेफिनेशन बताए या कितना पैसा उसके पास होगा, कितना बताए गरीब आदमी, ज़्यादा से ज़्यादा जो गाड़ियाँ देखा है, जैसे अपने यहाँ कोई ऐसी गाड़ी हो जिसकी कीमत करोड़ों में हो, और पैसे में वो क्या बताएगा? अरबों, कहेगा अरबों रुपया है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। लेकिन ऐसे भी उद्योगपति हैं, जैसे अंबानी हो गए, अडानी हो गए। जैसे अडानी का कहा जाता था 1 घंटे का टर्नओवर 6000 करोड़ रुपया। जब वो गए थे रजत के शो में तो पूछा गया था कि 1 घंटा आप यहाँ समय बिताए हो, कितना नुकसान हुआ? उन्होंने कहा भारत सरकार को थे मालूम है कि मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि काम तो मेरा चल ही रहा है। लेकिन हाँ, यह सत्य बात है कि इतना हमारा टर्नओवर प्रति घंटे का है। बात समझे कि नहीं? तो उनके लिए कोई गरीब आदमी से पूछो अडानी के पास कितना पैसा, कोई बता पाएगा? अंबानी के पास कितना पैसा, कोई नहीं बता पाएगा। ऐसे अगर अमीर आदमी, चाहे अडानी को ले लो, अंबानी को, एनी पर्सन कोई भी हो, उससे पूछा जाए गरीब क्या है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या बताएगा? कोई उसके आसपास जो गरीब होगा कहेगा अरे छोटा सा मकान होगा, गाड़ी वाड़ी 2-4 होगी, और क्या? उसको क्या मालूम है कि गरीब ऐसा भी होता है जिसके यहाँ खाने के लिए भी व्यवस्था नहीं होती। तभी तो वर्ल्ड बैंक ने जब एक जारी किया था वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसने क्या कहा था? मकान, वस्त्र और भोजन, यही बोले थे 3। उसने कहा 3 चीजें हैं जिसके पास उपलब्ध नहीं हो पाता, वो क्या माना जाएगा? गरीब माना जाएगा। ठीक है, तो इस पर काम करने का पहला प्रयास इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में वास्तव में वैज्ञानिक तरीके से पूछा जाए, गरीबी का अनुमान पहली बार कब लगाया गया? दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में। ठीक, लेकिन ये पूछा जाए कि वैज्ञानिक तरीके से पहली बार इसका कब अनुमान लगाया गया था? 1971 में। किसकी समिति थी? नीलकांत दांडेकर की और B.M. रथ की। जैसे कहा जाता है कि प्रति व्यक्ति आय, बार बार रिपीट कर रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय और एक कौन सी आय होती है? एक राष्ट्रीय आय ना। दोनों आय की पहली बार बात किसने कही थी? दादा भाई नौरोजी ने। लेकिन एक पॉइंट और आता है कि वैज्ञानिक तरीके से इसका पहली बार अध्ययन किसने किया था? BKRB राव लोग। ये है ना अलग अलग प्रश्न PCS में आए हुए हैं। आप घटना चक्र की किताब चाहे ले लीजिए या किसी की भी ले लीजिए, जो भी बढ़िया आई, उसमें दिया गया है कि वैज्ञानिक तरीके से उसका अध्ययन करने वाले कौन थे? BKRB राव। और उसको ऐसे नॉर्मली उसकी डेफिनेशन किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी ने। प्रश्न आया हुआ है राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का कॉन्सेप्ट भारत में किसके द्वारा लागू किया गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और गरीबी के अनुसार उसकी भारत में डेफिनेशन दी गई दादा भाई नौरोजी के अनुसार, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से नीलकांत दांडेकर और B.M. रथ के द्वारा दिया गया था। नीचे लिखो, हेडिंग डालो, नीलकांत दांडेकर, नीलकांत दांडेकर, आगे लिखो V.M. रथ के फार्मूले। नीलकांत दांडेकर B.M. रथ के फार्मूले। अब नीचे लिखो उसके स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार वैज्ञानिक तरीके से देख रहे हो, बोल पीट रहे हैं। हर आदमी का, हर व्यक्ति का समय आता है। अब इन लोग का भी समय है। इस सरकार भी को कोई कुछ नहीं कह सकता एकदम। ये जगह चाहे कोर्ट मार्शल कर दे, लेकिन इनका कोर्ट मार्शल नहीं होगा। बीच में कांवरिया के विषय में कोई बात बोली गई थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था आवश्यकता पड़ेगी तो दिल्ली कैपिटल के ऊपर पुल
बरसाए जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। चलो आगे लिखो, क्या लिखे हो? स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार वैज्ञानिक तरीके से वर्ष 1971 अंडरलाइन कर लो। वर्ष 1971 में गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार वैज्ञानिक तरीके से वर्ष 1971 में गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया। कमा लगाओ, उसके आगे लिखो, जो नीलकांत दांडेकर एवं बीएम रथ के फार्मूले पर आधारित था। बीएम रथ के फार्मूले पर आधारित था। आगे लिखो, जिसमें नेशनल सैंपल सर्वे ब्रैकेट में लिखो NSS, ब्रैकेट बंद कर दो, नेशनल सैंपल सर्वे, उसमें क्या कहेंगे? NSS, ठीक, ब्रैकेट बंद कर दो। उसके आगे लिखो कि उपभोग खर्च के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया। उपभोग खर्च के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया। उपभोग खर्च के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया। इसी आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तथा शहरी क्षेत्रों के लिए एक ही कैलोरी का मापदंड अपनाने की बात कही गई। आगे लिखो, अर्थात ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए, अर्थात ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए 2250 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2250 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित की गई। अगली लाइन से लिखो, यह आंकड़े आधार वर्ष 1960 -61 पर आधारित थे। ठीक, अब सुनो, देखो ये समितियां। अच्छा, एक प्रश्न आता है, भारत में गरीबी मापने के लिए या गरीबी संबंधित किसी भी समिति का गठन करना
किस विभाग की या किस आयोग की जिम्मेदारी होती है? बताओ, कोशिश करो। है? योजना आयोग, नीति आयोग, नाम सुने हो? बताए जरूर होंगे, लेकिन फिर पूछ लेंगे कहो कहाँ बताए नहीं हो। एक दिन यहाँ पढ़ा रहे थे कि वहाँ मैंने कहा कि मैंने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाई, कहे नहीं। यहाँ से पूछो तो कहते वहाँ आर में पढ़ाए थे, वहाँ पूछो तो कहते अब वहाँ वाले बच्चे भी कह रहे हैं हमारे यहाँ मौद्रिक नीति कब पढ़ाई गई सर, पढ़ाते आप वहाँ हो सीएसएन में, कहते हम लोग को। मैं भी कंफ्यूज था कि मैंने कहीं लिखा तो है नहीं, लेकिन ये मुझे मालूम था मॉनेटरी पॉलिसी मैंने पढ़ाई थी, मौद्रिक नीति। अब क्लियर नहीं भाई, यहाँ की वहाँ पढ़ाई थी, वहाँ नहीं। यहाँ योजना आयोग, अब याद, योजना आयोग भारत देश का, उसमें बीच में अब क्या कहेंगे, नीति आयोग। इसकी जिम्मेदारी होती है गरीबी संबंधित किसी भी समिति का गठन करेगा और उस समिति द्वारा जो भी रिपोर्ट आएगी उसको अपने पास रखेगा। कहने का मतलब समिति का गठन भी करना इन्हीं को, समिति से रिपोर्ट भी लेने का काम ये है। पेपर में कई बार पूछा गया है भारत में गरीबी संबंधित समितियों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? योजना आयोग के द्वारा। वैश्विक स्तर पर विश्व में इस तरह की रिपोर्ट अर्थात इस तरह की समिति का गठन कौन करता है? FAO। और इसका मूल क्या है? कैलोरी के आधार पर यही से अडॉप्ट किया गया था। फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन जो खाद्य एवं कृषि संगठन, ये कभी भी उसका गरीबी का आधार क्या मानता है? कैलोरी। ठीक, चलो इसको छोड़े तो पढ़ाएंगे तो पढ़ लेना। अब यहाँ हुआ क्या, नीलकांत डांडेकर की अध्यक्षता में एक समिति का योजना आयोग ने गठन कर दिया। ठीक, नीलकांत डांडेकर जब योजना आयोग को रिपोर्ट दिए, अच्छा योजना आयोग या नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक, भारत देश का वर्तमान प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है, अर्थात अपॉइंट भी वही करेगा और रिपोर्ट भी उन्हीं से लेगा वो। इससे जानते हो कोई व्यक्ति का पेपर बनाए अगर वही कॉपी चेक कर ले तो मान के चलो पूरी तरीके से पारदर्शिता होती है। मतलब वही टीचर, अब टीचर बनाए अब किसी दूसरे व्यक्ति से, किसी अधिकारी से चेक करवा लो तो जो मापदंड है वो सही नहीं उतरेगा, क्योंकि कौन क्या बनाया, दिमाग में कैसे क्या रहा, बात समझे कि नहीं? वैसे इसको कहा गया कि आप बनाओगे और रिपोर्ट भी आप लोगे। जब इसकी रिपोर्ट लगी, ठीक, रिपोर्ट लगते समय पहली ही बेंच में इसे खारिज कर दिया गया। इंदिरा गांधी उसकी अध्यक्ष रही। एक पॉइंट में फंस गए थे, गांव के लिए और शहर के लिए एक ही कैलोरी का मापदंड हो ही नहीं सकता। बात समझे कि नहीं? गांव में किसान और शहर में फल बेचने वाला आदमी या कह दो फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर, इनको इक्वल माना जाता है। गांव में किसान अगर खेत में काम करेगा तो पूरे ओपन कंडीशन में भगवान का भी बड़ा प्रकोप होता है उनके ऊपर, लेकिन वो खेत छोड़ के जा नहीं सकते। काम यहाँ मजदूर भी करता है, लेकिन मजदूर के ऊपर क्या होता है? छत होती है, उसे पानी की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, इतना बीमार होने की कंडीशन नहीं आ सकती जितना उसकी। तो ये सीधी सी बात थी कि 2250 कैलोरी हो ही नहीं सकता। इसी बात को योजना आयोग ने इनकी रिकमेंडेशन को खारिज कर दिया। कहा या तो 22 हो जाए, 2200 फिर 2250 या 21-22 होना, मतलब कुछ ना कुछ अंतर होना चाहिए। मैं मान नहीं सकता। उन्होंने सैकड़ों उदाहरण दिए। ये बात आपको मालूम है कि गवर्नमेंट बनती है, कई स्टेट के व्यक्ति उसमें मिनिस्टर हुआ करते हैं, जान रहे हो, चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो। अगर यहाँ के व्यक्ति मिनिस्टर हैं तो भरी सभा में कहो एकदम धोती सही करके खड़े हो जाएं, जैसे मुलायम सिंह हुए। अब तो ये सब वृद्ध तो मान लीजिए दुनिया में नहीं रहे। वो लालू प्रसाद हो गए, मुलायम हो गए, नीतीश हो गए, कुछ लोग जैसे ममता बनर्जी थी वहाँ की बात करती थी। कौन सा बताए थे? एक होता है वो नीली क्रांति, कौन सी है? ब्लू इकोनॉमी के लिए, ब्लू इकोनॉमी ना पढ़ाया था ना, वो समुद्र वाला मछलियों से जो होता मत्स्य पालन, उसके लिए वो बात करती थी कि हमारे यहाँ भी अगर ब्लू इकोनॉमी में क्या पढ़ा जाएगा, यही ना, समुद्र के आसपास से भारत सरकार कितना पैसा मिलता है किसके अंदर आएगा? ब्लू इकोनॉमी में। ऐसे जब ममता बनर्जी रही थी तो उन्होंने भी ये बात उठाई नहीं होगी या नहीं रही होंगी उस समय, तो भी अलग अलग सेगमेंट अलग अलग खंड के आदमी कहेंगे कि नहीं कहेंगे हमारे यहाँ गरीबी का मापदंड नहीं है। इसी आधार पर उसको भारत के प्रधानमंत्री ने खारिज कर दिया। और सबसे बड़ी बात क्या रही कि इन्होंने आधार वर्ष क्या लिया था? 1960 से 61 का। ठीक,
उसके बाद एक दूसरी समिति बनाने के लिए कहा गया और समिति का नाम रखा गया, अर्थात इसकी अध्यक्षता में वाई के अलग, ठीक, इनका नाम था यजेंद्र कुमार अलग। इनकी अध्यक्षता में दूसरी समिति गठित की गई और इन्होंने अपनी समिति में ये बताया कि दोनों के लिए एक ही मापदंड नहीं हो सकता, जैसा योजना आयोग ने कहा बिल्कुल सही है। बात ही नहीं होती है कि प्रधानमंत्री कह देगा कि तुम नालायक हो, नहीं, प्रधानमंत्री के आसपास पढ़ना उसमें पॉलिटी में है कि प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट की सलाह पर कार्य करता है और कैबिनेट में जो उसके सहायक होते हैं, सब IAS ऑफिसर होते हैं, विभाग के अर्थशास्त्री होते हैं, सब जगह के उसे रिपोर्ट करते हैं ना कि ये सर ऐसी चीज नहीं है, उसको क्या मालूम है क्या सही है क्या गलत है। अभ्युदय योजना चल रही है, आप लोग देखिए बाराबंकी में वहाँ का DD न्यूज जो आता है, देखियो, तब तो टीवी खोलते ही नहीं हो, मोबाइल से फुर्सत नहीं है, टीवी कहाँ देखोगे, टीवी होगी भी नहीं घर में। अभी परसों आया है DD न्यूज में, बाराबंकी के जिला समाज कल्याण अधिकारी जाकर CM योगी जी से मिले और उनसे आश्वासन लिए कि मैं वहाँ तीन बच्चे हुए PCS ऑफिसर, तब उन्होंने इस बात को कहा कि सर जी आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहना चाहिए। तो हमारे CM साहब ने कहा परेशान मत हो, इस योजना को ऐसे ले चलो, इस मुकाम पर पहुंचाओ, जितना लगेगा हम कोशिश करेंगे, लेकिन बच्चों का हमारे भविष्य गड़बड़ नहीं होना चाहिए। लखनऊ इलाहाबाद कोई वो कितनी भयंकर कोचिंग खुल जाए, लेकिन आप लोग टीचरों का अरेंजमेंट करो और भुगतान करने की जिम्मेदारी सरकार की, ठीक, हम आपकी सेवा करेंगे। और उन्होंने कहा जरूरत हो तो ऑनलाइन कर दो। रात में ही एक ऑर्डर जारी हुआ, IIT JEE का और नीट का ऑनलाइन बैच रात में और दिन में ऑफलाइन। मतलब सोचो, तो ये बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई ना कोई सलाह तो दिया होगा एजुकेशन पॉलिसी के विषय में कि हमारे यहाँ बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, पढ़ने बड़े तेज हैं, जाते ही 1 लाख मांगते हैं, चले जाओ कहीं, 1 लाख रजिस्ट्रेशन फीस, 3 महीने बैच खत्म, चाहे तुमको आए चाहे ना आए। भाई हमारा भी 20,000 रुपया डूब गया था, 3 महीना कुछ मिला, हिंदी में कहा कुछ नहीं मालूम, बस चला गया पैसा, जैसे गए वैसे चले आए। बाद में कुछ लोग मिले तो बताए, हालांकि वहाँ तक नहीं पहुँचे। तो इस तरह की बात उन्हें सलाह दी गई, वाई के अलग की अध्यक्षता में समिति बनी और वाई के अलग ने कहा बिल्कुल सही बात है, दोनों लोगों में जमीन और आसमान का फर्क है। शहर के लिए उन्होंने डिसाइड कितना किया, 2100 कैलोरी और गांव के लिए 2400 कैलोरी। और उन्होंने उदाहरण ये माना, एक उदाहरण उस समय आया था कि अगर गांव के खेत में जुताई करते समय या धान लगाते समय धूप भी लग जाए तो किसान जाकर मेड़ पर नहीं बैठता, पेड़ के नीचे, क्योंकि उसे काम करना है। रोड पर ये इस समिति ने जो उदाहरण दिया था वाई के अलग ने, इसने कहा अगर शहर में ठेला लगाए कोई फल विक्रेता जिसको इक्वलिटी दी जाती है खेत की रुपाई के समय काम करने वाले किसान के बराबर, उसको धूप लगती है तो ठेला खसका कर कहाँ ले जाता है, किसी वृक्ष के नीचे। तो जब वृक्ष के नीचे जाएगा तो टेम्परेचर उसका सही रहेगा, उसे तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी पानी की, भूख नहीं लगेगी, तो उसे ज्यादा रिक्वायरमेंट कहाँ है। कई उदाहरण पेश किए गए और ये माना गया 2100 और 2400 कैलोरी, और इनकी रिपोर्ट को तत्काल में योजना आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया। एक प्रश्न है कि भारत देश में गरीबी का मापदंड कैलोरी के आधार पर गांव के लिए 2400, शहर के लिए 2100, इसका सुझाव किस समिति ने दिया था, वाई के अलग समिति ने, ठीक है। इसे लागू कब किया गया, 8वीं पंचवर्षीय योजना में 1992 से 97, कुल मिलाकर के राजीव गांधी जी के डेथ होने के बाद उस प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा, उन्होंने कहा वाई के अलग की समिति को लागू किया जाए। ठीक, अब आगे लिखो, सब समझ जाओगे, लिखो वाई के अलग, वाई, हाँ हेडिंग बनेगी वाई के अलग, ठीक, उनका नाम था योगेंद्र कुमार अलग, ठीक। एक ये लिख लिए हेडिंग, पढ़ गई। दूसरी बात सुनो, मैम की उस दिन क्लास लगी थी, उन्होंने आपको पढ़ाया और पढ़ाने से अच्छा आपको सिलेबस समझाया था। उन्होंने सारे के सारे पेपर आपसे डिस्कस किए, पेपर को राइट कहाँ से किया जाएगा, लिखा कैसे जाएगा, कम से कम 1.5 घंटे की क्लास उन्होंने 2 घंटे में ओवर की थी।
और यहाँ जाने के बाद उन्होंने कहा भी था कि मेरी कोशिश है, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा हम जाएंगे, लेकिन कम से कम जो बताया गया है बच्चे उस पर गौर करें। प्रीलिम्स की पढ़ाई हो रही है, सही बात है, उसके साथ साथ मेंस की भी तैयारी करें और लिखें। और उन्होंने पूरी तरीके से आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, बनाकर पहला पेपर में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा, तीसरे में क्या आएगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी का भी स्रोत बताया था उन्होंने, यहाँ से ले आई है। और क्योंकि वो भी हाल ही में उनका सिलेक्शन हुआ था, इसीलिए जानकारी उनको हमसे घटा है। सीधी सी बात है कि 2-3 साल का तो 19 या 20 बैच की थी, सब कुछ चेंज होने के बाद। और लिखे हो जो मैम ने लिखवाया था, कहाँ लिखे हो, सुन रहे हो कि बैठ के लिखे थोड़ी हो, लिखे नहीं तुम लोग। जो चारों पारों जो पेपर वो तुमसे डिस्कस की थी कि इस पेपर ऐसे लिखा जाएगा, इस पेपर को ऐसे इसमें आता है, लिखे थे कुछ नहीं लिखे? मालूम लिखे हो, झंडा ऊंचा रहे हमारा हो जाए, ये सब देखो लिख लिया करो। अब जल्दी क्लास नहीं लगेगी, जैसे प्रिंसिपल साहब की क्लास लग रही है, पढ़ा रहे हैं, अब वो उनकी व्यक्तिगत है, विचार के बच्चों को चाहे नहीं कुछ जानकारी दे दें, और नहीं आएंगे तो ऐसे मैम दोबारा आएंगी, अब उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो कम से कम जो बता के गई थी कुछ तो करो, ये लिखे नहीं हो उनके द्वारा बताई गई चीजें, पता नहीं क्या कर रहे हैं, 2 घंटा सुन रहे थे भाई। वहाँ श्रीमद् भागवत गीता का पाठ थोड़ी करने आई थी है। चलो लिखो, वाई के अलग हेडिंग डाल लिए हो ना, तो बेचारी का परेशान है तो उसको बताने लगे। वाई के अलग की हेडिंग बनेगी, नीचे लिखो यहाँ से, वाई के अलग की अध्यक्षता में, वाई के अलग की अध्यक्षता में, अब उसके आगे लिखो योजना आयोग द्वारा, योजना आयोग को अंडरलाइन करो, ब्रैकेट में लिखो नीति आयोग। वाई के अलग की अध्यक्षता में, ठीक, योजना आयोग ब्रैकेट में लिखो नीति आयोग, ब्रैकेट बंद कर दो। योजना आयोग द्वारा 1979 1979 में इस समिति का गठन किया गया। उसका कब किया गया था? 1971 में। नीलकांत डांडेकर का कब हुआ था? 1971 में। वाई के अलग का 1979 में इस समिति का गठन किया गया। पूर्ण विराम लगाओ, आगे लिखो। इस समिति ने नीलकांत डांडेकर, इस समिति ने नीलकांत डांडेकर एवं बीएम रथ, नीलकांत डांडेकर एवं बीएम रथ की सिफारिश को खारिज किया या खारिज कर दिया तथा इसके आधार वर्ष को परिवर्तित कर 1973-74 कर दिया या निर्धारित किया। जो शेड्यूल लगे लिखिए, उसके आधार वर्ष को परिवर्तित कर नया आधार वर्ष क्या 1973-74 कर दिया। पूर्ण विराम लगा लो। ठीक, इनका कहने का मतलब ये था, सुन लो, कभी भी किसी चीज की जानकारी प्राप्त करना हो तो 10 वर्ष का जो समय होता है बहुत बड़ी बात होती है। आपके समिति का गठन हुआ 71, ठीक, और आपने आधार वर्ष क्या लिया 61। पहली बात इन्होंने खारिज किया। योजना आयोग ने जो कह दिया ठीक है। दूसरी बात, गठित जो इन्होंने कहा 10 वर्ष बहुत होता है, 3-4 साल का। अभी पूछा जाए हरदोई में वर्तमान कंडीशन में गरीबी बढ़ी है या घटी है, ठीक है, तो उसका क्या मापदंड है? पहले वर्तमान अर्थात 23 तो खत्म नहीं हुआ, अभी 22 ले लो, 22 उससे किसी एक वर्ष को ले लो, 21 को ले लो या 20 तो मान लीजिए बड़ा विवादित रहा। उसके बाद दोनों को कंपैरिजन करोगे तो देखोगे ना कि यहाँ क्या कंडीशन थी और यहाँ थी, जो अंतर आ जाएगा
वही उसका परिणाम होगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि 2022 और 2011, तो सीधी सी बात है, जमीन आसमान का फर्क आएगा। 10 साल में बहुत चीज बदल जाता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? मार्क्सवादी के थियरी के अनुसार 25 साल में तो पूरा जीरो चेंज हो जाता है। वही तो कहा करता था। 10 साल में महंगाई की बात करता, 10 साल में जनसंख्या की बात करता था, डबल होने की बात। आदमी की तरक्की में कहता था जीरो कब बढ़ता है, कितने वर्ष में? 25 साल में। 25 साल का मतलब ऐसे समझो कि जो आज 1 रुपया, अब तो ज्यादा महंगाई है, उसका भी थियरी खराब हो गई। तो कहता था कि अगर 2010 में कोई किसी वस्तु की कीमत कितनी होगी, 10 रुपया, तो जब 1 जीरो बनेगा ये, अर्थात समझ रहे हो ना, जब उसमें जाएगा तो इसकी कितनी कीमत हो जाएगी? 100। ये बोला करता था। और जनसंख्या में तो बात उसने दिया था 2.5 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 30, तो कहता था। लेकिन अंत में उसने एक बात और भी तो बोली थी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो कहता था जनसंख्या वृद्धि, पूछा गया है मार्क्स की थ्योरी, जनसंख्या वृद्धि कैसे? 2 दूनी 4, 4 से गुणा 16 से ऐसे बढ़ता जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 का। और वो कहता था आदमी की तरक्की कैसे होगी? सीक्वेंस से। जनसंख्या बढ़ के बहुत ज्यादा हो जाएगी तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। 3 कंडीशन आएगी। क्या? पीसीएस में पेपर उठा के देखो, पूछा गया है मार्क्स की थियरी के अनुसार इसके कौन से पार्ट नहीं है। पहले अकाल, भूकंप, महामारी। अकाल भूकंप एक में लिखा था, उसके बाद उसने कहा था युद्ध, गृह युद्ध होगा, शीत युद्ध, वर्ल्ड वार की तरफ, उसके बाद महामारी। पहले अकाल आएगा, भूखमरी रहेगी, उससे तो बचेंगे, बच जाएंगे जब एक देश का दूसरे देश से झगड़ा होगा, और उसके बाद उससे भी कुछ बच गए, एक ऐसी महामारी आएगी कि सब खत्म कर देगी। इसीलिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और उसकी थियरी लागू हुई तब 2020 में, जब उसकी बात सही हुई है कोविड के समय, तब ये कहा गया था कि उस इंसान को 1798 की बात है, उसको इतना कैसे पता था 1798 में कि ऐसी कंडीशन होगी। इसीलिए माना गया कि वो एक सामान्य प्राणी नहीं था। उसने कहा अकाल पड़ेगा, भूकंप, अकाल से मरेंगे कुछ लोग, तो बच जाएंगे, कुछ ज्यादा शरीर चौड़ी हो जाएगी, झगड़ा लड़ाई करेंगे तो उससे मरेंगे, उससे भी जो होशियार आदमी बच जाएंगे तो भगवान का एक तीसरा नेत्र खुलेगा, उसमें कोई नहीं बचा पाएगा किसे, और एक जनसंख्या का बैलेंस बराबर हो जाएगा। कहना नहीं चाहिए, ईश्वर न करे ऐसा कभी हो, लोग जेसीबी से गाड़े गए। बात समझ रहे हो? ऐसे ईश्वर न करे कि दोबारा ऐसी कंडीशन कभी किसी देश की दुनिया में हो। बहुत मरे ना लोग कोविड के समय। क्या लिखे हो इसमें? कुछ लिखे हो? बदल कर कितना कर दिया? 73 और 74 कर दिया। और लिखो, और पहली बार शहरी तथा ग्रामीण, और पहली बार शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग कैलोरी का निर्धारण किया गया। अलग अलग कैलोरी का निर्धारण किया गया। डैश करो, गया के आगे, उसके आगे लिखो, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 तथा शहरी क्षेत्र के लिए 2100, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400, शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी निर्धारित की गई। कैलोरी निर्धारित की गई। अब नोट में एक लाइन लिखो, एक स्टेटमेंट लिखो, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? हाँ, 1992 से, हाँ 1992 से 97 लिखे हो ना। 8वीं पंचवर्षीय योजना, उसके आगे ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 1992 से 97। फिर ब्रैकेट बंद कर दो, फिर आगे लिखो, में 2400 कैलोरी, में 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए
में 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तथा 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्रों के लिए स्वीकार की गई। स्वीकार की गई। लिख लिए। सुझाव कब आया? 1979 में। यही तो समिति गठित हुई वाई के अलग की, दिसंबर में इसकी रिपोर्ट लगा दिए थे वो, ठीक है, जुलाई में गठन हुआ था। अब ये समझो लागू, अब देखिए सुझाव इसका आया 1979 में, ठीक है, 79 में वाई के अलग के द्वारा उन्होंने कहा भी कि 2400 कैलोरी और 2100। इसमें कई प्रश्न हैं। भारत देश में किस समिति ने वर्तमान कैलोरी को सृजित किया या जन्म दिया, ऐसे मान लो पूछा जाए, वाई के अलग ने, क्योंकि वर्तमान में कितना माना जाता है? 2400 और 2100, ठीक। 2400 कैलोरी का सुझाव किसने दिया? वाई के अलग ने। किस वर्ष दिया? 1979 में, 79 में। इस कैलोरी को भारत देश या भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया? 1992 से 97। ऑप्शन रहेगा, परेशान ना हो। या पूछा जाए किस पंचवर्षीय योजना की देन है? 8वीं। हो गए ना 3-4 प्रश्न। अब घर चले जाना, कोई पेपर ले लेना प्रीवियस ईयर का और मिलाना कायदे से बैठ के मन लगाकर, तो तुम्हें एक ही जगह तो नहीं लेकिन कहीं कहीं तुम्हें सब जरूर मिलेंगे कि वाई के अलग द्वारा, वाई के अलग की रिकमेंडेशन को योजना आयोग द्वारा भारत सरकार ने कब लागू किया? 92 से 97। इस शब्द का सृजन किस वर्ष हुआ? 1900। किसने दिया? वाई के अलग ने। गांव के लिए ये, शहर के लिए, सॉरी, गांव के लिए ये और शहर के लिए, ठीक, ये है। भारत देश वैज्ञानिक तरीके से पॉवर्टी का अनुमान लगाने वाली समिति कौन सी थी? नीलकांत दांडेकर की। गरीबी का पहला कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और वैज्ञानिक अप्रोच कब आया उसमें? वो 1971 में, हाँ, नीलकांत दांडेकर के द्वारा। लेकिन माना नहीं गया, ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से टेस्ट तो किया उन्होंने। यही पूछा कैसे, मैंने कहा ना, प्रति व्यक्ति आय का कॉन्सेप्ट दादा भाई नौरोजी, और वैज्ञानिक तरीके से प्रति व्यक्ति आय का कॉन्सेप्ट BKRV राव। तो वैज्ञानिक गरीबी का पहला अनुमान दादा भाई नौरोजी, ठीक, क्लियर। और उसके वैज्ञानिक तरीके से उसका अनुमान नीलकांत दांडेकर और BM रथ, ठीक। अब अगली हेडिंग डालो। 2 तुम्हारे हो गए। तीसरे कौन बने थे? प्रोफेसर DT लकड़वाला। हाँ सर। वही तो रहे होंगे नंबर। देखो, लकड़वाला समिति, लकड़वाला समिति, लकड़वाला समिति। प्रोफेसर DT जितनी समितियां बनी, ऐसा कहा जाता है कि सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति ये रहे, ठीक। लकड़वाला समिति, इनका नाम था, अरे पूरा नाम था इनका DT लकड़वाला, ठीक। इनका पूरा नाम धनसुखलाल तुलसीदास लकड़वाला, ठीक है। हालांकि पूछेगा नहीं, इनका नाम था DT लकड़वाला, समिति का नाम था लकड़वाला समिति। और धनसुखलाल तुलसीदास, धनसुखलाल इनका नाम था, तुलसीदास इनके पिताजी का नाम था, धनसुखलाल तुलसीदास लकड़वाला। नहीं भाई, धनसुखलाल जरूरी थोड़ी है रामायण वाले होंगे। तुलसीदास। अच्छा एक बात बताओ, रामायण वाले तुलसीदास का नाम हो सकता है क्या? किसी इंसान का नाम नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। भगवान रामचंद्र पैदा हुए तो क्या कोई राम नहीं हुए क्या? बहुत लोगों का राम नाम है कि नहीं? कृष्ण, कृष्णा, गोपाल, श्याम, बहुत नाम है। भगवान श्री कृष्ण के आज भी तो लोग नाम रखते हैं। जरूरी नहीं भगवान ने वहाँ लिखा है थोड़ी था, वहाँ बैनामा थोड़ी भगवान करा के गए थे कि हमारे अलावा कोई नाम नहीं लिख सकता है। इंसान तो इतना टिपिकल हो गया है कि भगवानों कर सकता है। नाम भगवान के नाम पर रखे जाते थे। नाम जानते हो क्यों? बताओ। किसी भी व्यक्ति का ईश्वर के नाम पर
अपने बच्चे का नाम रखने का मेन उद्देश्य क्या होता है? क्या करते हैं? सीधा सा एक लाइन में ये आंसर सही है कि माँ बाप या दादा बुजुर्ग नाम इसलिए रखते हैं, परंपरागत जो नियम है कि अपने बच्चे का नाम भगवान के नाम पर रखेंगे और दिन भर में अगर 4 बार उसको बुलाएंगे इसी साथ भगवान का नाम ले लेंगे और हम वैकुंठ चले जाएंगे, ऐसा उनका मानना है। बच्चे का नाम राम हो और काम रावण वाले। अरे अब काम करने के लिए तो फ्री है, अब रावण का करे चाहे जिसका करे, वैसे ज्यादातर रावण के ही काम हो रहे हैं। चलो ऐसा नहीं है, चलो रावण इतना बुरा नहीं था भाई, और धरती का सबसे विद्वान ब्राह्मण था। चलो इतना इसको ज्ञान नहीं था, किसी को इतना उसको ज्ञान था। किसको? रावण को सर ज्ञानी था। रावण को ज्ञानी तो था ही। चलो आगे लिखो, नहीं लाइन पड़ जाएगी, बता देंगे। चलो आगे लिखो, लकड़ वाला समिति, ठीक है। अब नीचे लिखो योजना आयोग, बार बार लिखा रहे तुम्हें याद हो जाना चाहिए, गरीबी संबंधित समितियों का गठन कौन करता है? योजना आयोग अर्थात नीति आयोग। योजना आयोग ने देश में निर्धनता की माप के लिए, योजना आयोग ने देश में निर्धनता की माप के लिए 1989 देश में निर्धनता की माप के लिए 1989 में प्रोफेसर डीटी लकड़वाला 1989 में प्रोफेसर डीटी लकड़वाला की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। एक समिति का गठन किया, पूर्ण विराम लगाओ, आगे लिखो। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1993 में, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1993 में योजना आयोग को सौंपी। योजना आयोग को सौंपी। इस समिति के अनुसार सौंपी, आगे लिखो। इस समिति के अनुसार प्रत्येक राज्य में, इस समिति के अनुसार प्रत्येक राज्य में मूल्य स्तर के आधार पर, मूल्य स्तर के आधार पर अलग अलग निर्धनता, मूल्य स्तर के आधार पर अलग अलग निर्धनता रेखा का निर्धारण, अलग अलग मूल्य के अलग अलग, हाँ आगे लिखो। निर्धनता क्या, अलग अलग निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जाना चाहिए, पूर्ण विराम लगाओ, किया जाना चाहिए, अर्थात प्रत्येक राज्य, अर्थात प्रत्येक राज्य की निर्धनता रेखा अर्थात प्रत्येक राज्य की निर्धनता रेखा अलग अलग होगी। अलग अलग होगी, पूर्ण विराम लगाओ, आगे लिखो। इस प्रकार समिति के अनुसार
इस प्रकार समिति के अनुसार वर्तमान में, इस प्रकार समिति के अनुसार वर्तमान में 35 गरीबी रेखाएं हैं, 35। इस प्रकार समिति के अनुसार 35 गरीबी रेखाएं हैं, जो प्रारंभ में 28 थी, जो प्रारंभ में 28 थी। आगे लिखो। इस समिति ने प्रत्येक राज्य में प्रत्येक राज्य में ग्रामीण और शहरी इस समिति ने प्रत्येक राज्य में ग्रामीण और शहरी निर्धनता के लिए अलग अलग मूल्य सूचकांकों की बात कही। प्रत्येक राज्य में ग्रामीण और शहरी निर्धनता के लिए अलग अलग मूल्य सूचकांकों की बात कही। पूर्ण विराम लगा लो। देखो अब सुन लो। अभी तक इससे पहले तो 2 समितियां बनी, उनका मापदंड सीधा रहा एकदम। ठीक, कौन गरीब है कौन अमीर है उसका एक आधार वर्ष होगा, एक आधार वर्ष से मैच कराया जाएगा, उसके बाद अपने इसकी जांच की जाएगी, फिर योजना आयोग को दे दिया जाएगा। प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला पहले उन दोनों समितियों के डायरेक्टरों से ज्यादा पढ़े लिखे थे। इन्होंने पहले तो ये कहा कि प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग मूल्य सूचकांक होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का अलग, तो बिहार का अलग, तो केरल का अलग। इनके द्वारा जो रिपोर्ट लगाई गई 93 में, इनकी रिकमेंडेशन को खारिज कर दिया गया। कारण क्या रहा? वर्तमान सरकार नरसिम्हा राव की, उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हो, बहुत विद्वान हो, सही कह रहे हो, लेकिन इतने पढ़े लिखे व्यक्ति को हमको आवश्यकता नहीं है। अगर कोई हार्वर्ड से पीएचडी करके चला आए, कैम्ब्रिज से पढ़ के, शिकागो से, और भारत देश का क्या उसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अपॉइंट कर दिया जाएगा? उसकी डिग्री से क्या लेना देना है? कुछ नहीं। कहने का मतलब रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट है, अगर आपके मापदंड को हम लगा दें, हालांकि जो बजट पिछला आया था भूल गए होगे, पढ़े नहीं होगे। बजट में, इस वाले बजट में मोदी जी ने डिजिटल जो सिस्टम प्रणाली है अब ग्रामीण स्तर पर लागू करने की बात कही है। अभी तो कही है, जबकि डिजिटल प्रणाली 2016 में आई। क्यों लागू नहीं किए भाई? गांव स्तर में हो, इसलिए तुम्हें मालूम है कि हम सफल नहीं होंगे। पहले उनको स्टेप बाय स्टेप, इसको पहले समझेगा कौन? उच्च वर्ग का आदमी जो पढ़ा लिखा है वो समझेगा, फिर उसको कुछ दिन तक चलेगा, फिर उसके यहाँ अगर मान लीजिए लागू कर दिया जाए, वो कंपनी का मालिक ही पूंजीपति होगा। काम करने वाला जो मजदूर होगा, बाबू होगा, धीरे 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 वो करेगा। तो अंत में जो हमारा किसान है, जब ऊपर से आएगा तो देखेगा कि अरे भैया वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो भी अपनाने का प्रयास करेगा। क्योंकि डायरेक्ट भारत देश में बेल बॉटम और यहाँ तक का शर्ट नहीं पहना गया था। पहले लोग स्टार्ट किए थे, शहर गए, देखे, खराब लगा, तो कुछ एक आध लोग पहने तो उनको लगा कि हमारे बिरादरी के तो है, या हमारे बराबर तो पैसा कमाते हैं। ये उसका सिस्टम है, पोशाक का सभ्यता के अंदर है, सभ्यताओं की जो डेफिनेशन है उसमें। और धीरे धीरे कंडीशन ये हुई कि भारत देश में आज वो प्रचार और वो जो पहनावा था सभी लोग अपना लिए। इसीलिए 16 के बाद कितने बजट आए, मोदी जी ने किसी बजट में यह स्थान नहीं दिया कि भारत देश का जो डिजिटल सिस्टम है वो किसानों पर लागू किया जाए। इस बार उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने कहा डिजिटल प्रणाली किसान भी अपनाएं, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती नहीं किया है। इतने समय के बाद 16/2022 अर्थात 23 का जारी हुआ ना, 2016 से लेकर 2023 लगा है। इतना समय उन्होंने इंतजार किया सिर्फ समझने के लिए। ऐसे डायरेक्ट किसी को कह दोगे, ऐसा काम तो कोई नहीं करेगा।
प्रोफेसर डीटी लकड़वाला ने कहा कि प्रत्येक राज्य का, प्रत्येक स्टेट का अलग एक वैल्यूएशन होना चाहिए। तो वर्तमान की सरकार ने कहा कि 25 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 93 कितने थे वर्तमान में 25, हाँ 25 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, टोटल 32 थे उस समय। अब ये बताओ कि अगर हम आपकी रिकमेंडेशन को मान लें तो भारत देश के कितने पार्ट हो जाएंगे? 32। केरल का अलग मापदंड, उत्तर प्रदेश का अलग, बिहार का अलग। तो इससे एक कंडीशन होगी, एक आदमी जो उच्च कोटि का है, जिसकी इनकम अच्छी है, तो बगल वाले से बात करना पसंद करेगा, कहेगा तुम हमारे किस काम के हो। तो हमारी जो अखंडता है, तो भारत देश का संविधान इस बात की परमिशन नहीं देता, वो कहता अखंड भारत है ना, यूनिटी की बात करता है, बात समझे। तो ये आपकी रिपोर्ट नहीं मान सकते। मैं मानता हूँ आप पढ़े लिखे बहुत हैं, भविष्य की बात कर रहे हैं, ये भी मैं समझ रहा हूँ कि ये भविष्य में लागू किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान समय में लागू किया जा सकता है नहीं। 1947 की बात करो या 1960-62 की बात करो, जब युद्ध के बाद, उस समय भारत देश में कह दिया जब तक डिजिटल प्रणाली, अमेरिका में बहुत पहले लागू हो गई। आदमी कहता लागू करने से पहले नारा लगाता आदमी, समझ रहे हो, और नेता मिल जाते तो मारे जाते। ये डिजिटल क्या है, ये कौन सा बात है, आदमी ना समझता और कहता कि ये क्या है, मोबाइल से कैसे पैसा चला जाएगा। उस जमाने में तो आदमी ये कहते थे कि तो कोई कहता था कोई बात, क्यों कहते थे हवा में बात कर रहे हो क्या, कहते थे ना, दादा बुजुर्ग लोग बात बोला करते हैं, ऐसी कोई बात बोलो उनके समझ में आया, कहते हवा में बतियाते हो। अरे अब हवा में तो बात हो रही है, अमेरिका में बैठे हैं, यही तो फोन लगा दिए, इसी कहा जाता है। लेकिन उस समय अगर ये बात कही जाती तो मानते नहीं। लेकिन हाँ, ये कहा गया कि प्रोफेसर डीटी लकड़वाला से कि समय अनुसार देखा जाएगा, और समय बन गया तो तुम्हारे रिकमेंडेशन को लागू किया जाएगा। तो भारत देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इसका पहला चार्ट कब जारी किया गया? 2020 में। उन्होंने वैल्यूएशन के आधार पर निकाला, और जब जारी किया गया तो गुजरात को पहला स्थान दिया गया था, केरल को दूसरा और तमिलनाडु को तीसरा, पंजाब को, बिहार अंतिम स्थान पे था और उत्तर प्रदेश 20वें। ये चार्ट आया था, बात समझे कि नहीं। पहला गजट जो हुआ था, दोबारा भी तो आया, तीन आ चुके हैं, 20 का छोड़ दो, 20 में कोविड की वजह से नहीं आया, 21 का है, 22 का है, इधर का भी आया, ठीक। तो लागू कराया, लेकिन वो नहीं लागू करा पाए क्योंकि ये प्रणाली समझ ना पाते लोग, बात समझ रहे हो। आदमी कहते ये कौन सी भावना है, भेदभाव, क्योंकि इन्होंने 2 मापदंड लगाए। इन्होंने कहा देश के लिए एक अलग होना चाहिए, राज्य के लिए अलग होना चाहिए, और राज्य में भी 2 स्तर, गांव का मजदूर अलग और शहर का मजदूर अलग। कितना कमाता है, उसकी गरीबी इतना ज्यादा, डायग्राम बना दिए थे कि इनका डायग्राम अच्छा तो लगा, लेकिन लगा वर्तमान में भारत देश के लिए सही नहीं है। भाई समझे कि नहीं, ये बात है कि धीरे धीरे कल्चर में धीरे धीरे परिवर्तन होता है। एक बैग तो क्रांतियां हुआ करती हैं, यही तो है, क्रांति स्टार्ट होती है एक बैग अकस्मात, लेकिन उसकी भी ज्वाला काफी पहले से बनी होती है। चलो अब लिखो, हेडिंग डालो, ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा, हेडिंग डालो, ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा, ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा। उसके नीचे एक लाइन लिखो, इस समिति ने कृषि श्रमिकों के लिए, इस समिति ने कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का सुझाव दिया। इस समिति ने कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का सुझाव दिया। इसे अंडरलाइन कर लेना, ये पेपर में तुम्हें मिलेगा कि ग्रामीण स्तर पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया, प्रोफेसर डीटी लकड़वाला के अनुसार। फिर से रिपीट कर दे, इस समिति ने कृषि श्रमिक जो होते हैं, श्रमिकों के लिए, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का सुझाव दिया। एक पहले ये
अब एक हेडिंग और डालो, शहरी क्षेत्र में निर्धनता रेखा। पहले ग्रामीण लिखे थे, अब लिख लो शहरी क्षेत्र में निर्धनता रेखा। अब आगे उसके नीचे लिखो एक लाइन, इसके लिए समिति ने औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसके लिए समिति ने औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और शहरी भिन्न अर्थात जो शहर के अलग रहते हैं, शहरी भिन्न कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, शहरी भिन्न कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का सुझाव दिया। ठीक, समस्या लिख लिए। अब देखो कितना इन्होंने बनाया है हिसाब किताब कि भारत देश के जितने राज्य, यूनियन स्टेट उनका अलग बनाओ एक, फिर उनके अंदर चले जाओ अर्थात स्टेट में जाने के बाद उनके दो डायग्राम बनाओ, एक रूरल का और एक अर्बन का। अर्बन में दो बनाओ, एक तो फैक्ट्री में काम करेंगे, फैक्ट्री में जो काम नहीं करते कुछ और काम करते हैं, भाई मजदूर हो गए, ये हो गए, बाबू साहब हो गए, ये लोग हैं, इनका अलग बनाओ। रूरल में हो जाएगा, ज्यादातर किसान रहते हैं, इनका एक, यहाँ पे दो, तीन यहाँ हो गया। फिर जितने राज्य हैं उसके अलग और यूनियन स्टेट के अलग। इनके डायग्राम के अनुसार भारत देश में 4 वैल्यूएशन बनती, 4 नहीं 40 कम से कम, और वो संभव नहीं था। उस समय बड़ी दिक्कत हो जाती सरकार को, लेकिन तब लागू नहीं किया गया। ठीक है, चलो आगे लिखो, एक लाइन और लिख लो तो बताएं। एक लाइन लिखो, लकड़वाला समिति के अनुसार गांव में 205 रुपया, लकड़वाला समिति के अनुसार गांव में 205 रुपया तथा शहर में 281 रुपया गांव में 205 रुपया, शहर में 281 रुपया प्रति व्यक्ति खर्च को गरीबी रेखा माना गया। प्रति व्यक्ति खर्च को गरीबी रेखा माना गया। अनुपात कितना बनेगा इनका? 205 अनुपात 281। ये इनका सुझाव रहा कि एक माह में कितना पैसा खर्चा करेगा। ठीक, 93 में एक माह का मतलब कितना पड़ रहा है? 17 51। नहीं सर, वो प्रचंड बेरोजगारी इसी के अंदर आती है ना। प्रचंड बेरोजगारी से भी आए, कृषि में आएगी, प्राथमिक एरिया में। प्रचंड बेरोजगारी का मतलब होता है छुपा हुआ कार्य। प्रचंड बेरोजगारी का मतलब होता है छुपी हुई बेरोजगारी, जहां दिखाई न दे। जैसे एक खेत में एक आदमी का काम है, घर भर लगे हैं, बात समझे कि नहीं? अब अगर फसल अगर जोड़ी जाए, जैसे गेहूं है और 1 बीघा गेहूं बो दो, 10 कुंतल निकलेगा, और जो भी रेट हो उसका मान लीजिए 20,000 का निकल गया। अब उसमें पिताजी भी लगे हैं, भाई साहब भी लगे हैं, मान लीजिए माता जी भी कभी कभी चली जाती है, नहीं तो घर में बैठेंगे नहीं, वही अगर पिताजी हैं, भाई लोग हैं तो भी जाती हैं। तो घर के सारे आदमी को जोड़ो तो कोई उसमें खेत में घास निकाल रहा है, कोई इंजन चला रहा है, सारे आदमी बिजी होते हैं। लेकिन गेहूं बेचने के बाद जितने आदमी हैं पूरा पैसा बांटो तो 1,000, 1500 या 5,000 रुपया पड़ता है एक आदमी पर। वही आदमी अगर फैक्ट्री में काम करने चला जाए तो महीने में 15,000 कमाएगा। इसी को कहा जाता है प्रचंड बेरोजगारी। तो छुपी हुई है, 5 आदमी का काम 15 आदमी करते हैं और उन्हें मालूम भी नहीं चलता। अब ये जानकारी हमको भी है, आपको भी है, लेकिन
खेती के समय घर भर काम करते हैं, ये सही है। नहीं तो गाली कौन सुनेगा पिताजी की? घर पर तो कोई रुक भी नहीं सकता। और घर के सबसे बड़े सुप्रीमो होते हैं, माता जी से शुरू करेंगे, लड़के तक को गरियाएंगे, और काम किसी का नहीं होता। ये बात समझ रहे हो? सही बात है। 1 बीघे आलू, जैसे हम लोग के यहाँ आलू होती है, इतनी मेहनत है उसमें ना, बाद में आलू का रेट गिर जाता है। हमारी गांव के तरफ आलू बहुत होती है और घर भर लगे रहते हैं। एक लोग चूल्हा बनाते हैं तो क्या करते हैं, ये करते ला दो, रात भर चक्कर में ला दो और 2 दिन तक लाइन लगा के कोल्ड स्टोर में खड़े रहो, और बेचने का नौबत आया तो खत्म, आलू का रेट गिर गया। मतलब एक कंडीशन होती है कि किसान हमेशा, एक बात याद रखो, किसान प्रॉफिट में कभी नहीं रहता। उसकी कंडीशन ये होती है कि उसकी मजदूरी पर डे जो काम करता है उसको कभी नहीं मिल पाती। सारा दिन अगर जोड़ लो 400 के हिसाब से, सुबह सूर्योदय वही होता है, अस्त भी वही होता है। 12,000 रुपया भैया मंथली होता है, और 12 महीने से गुणा कर दो, 12 हमने 144, मतलब 1.5 लाख रुपया, समझ रहे हो? उसकी मजदूरी हुई। और ये कह दो कि 1.5 लाख उसको प्रॉफिट होता है उससे? कहीं नहीं। 15 आदमी घर में लगे होते हैं। ऐसे वैज्ञानिकों ने नहीं कहा कि सबसे ज्यादा नुकसान में कौन रहता है तकलीफ में? किसान। सर आप तो सिटी में रहते हैं, आपने सर सिटी में रहते हैं। हम अरे हम लखनऊ में सिटी में रहते हैं, हमारा गांव नहीं है का? गांव भी तो है, तेवर गांव है। ऐसा गांव है कि 5 बजे के बाद साधन नहीं मिलता। अब तो बंद हो गया, नहीं यहाँ लोग लिया करते थे। कुंडा में चलो मार्क चल रहा, नहीं पता लगे कुंडा कोई ऑफिसर हो कहेगी बड़ी कुंडा की बेइज्जती कर रहे हैं। आगे लिखो क्या, कितनी समितियां हो गई? ठीक। उसके बाद अगली समिति है सुरेश तेंदुलकर। अगली समिति क्या है? सुरेश तेंदुलकर। सुरेश तेंदुलकर समिति। अब लिखाएंगे नहीं, सुन लो, 2 बची ही है। सुरेश तेंदुलकर है, उसके बाद श्रीरंग राजन। सुरेश तेंदुलकर की समिति का गठन 2004 में इस आधार पर किया गया, ये पता करने के लिए। सर 5 में है सर, 5 से सर इसका मतलब किधर कहाँ पढ़ लिए? किताब में पढ़ाया है सर, आपने भी पढ़ाया है सर। पढ़ाए हैं। डेट क्या है उसकी? 2005 से सर इसका है। और रिपोर्ट देते हैं 5 से 9 रिपोर्ट 2000। हाँ 9 में तो आती है। नवंबर 2000, नवंबर दिया आज हो गया लिखा। सर डेट बुलाए देखे सिर्फ 2005 दे रखे हैं। नवंबर 2004 की बात थी, चलो हम देख लेंगे। चलो हाँ यही नवंबर, सुनो। नहीं सर यही। अच्छा चलो देख लेंगे भैया, 4 पता कई लोग बोल रहे हो तो देख लेंगे। जब भी हुई थी सुरेश तेंदुलकर ने, हम देख रहे हैं हमारे पास NCERT का है डाटा प्रसारण, ठीक है। सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन इस आधार पर किया गया था कि भारत देश में गरीबी का क्या स्तर है, अर्थात गरीबी घट रही है या बढ़ रही है, जनसंख्या घट रही है या गरीबी के मापदंड के अनुसार बढ़ रही है, जानकारी के लिए। ठीक, यही एक इसका आधार रहा। और इन्होंने एक ऐसी रिपोर्ट लगाई थी जिस पर बड़ा विवाद हुआ, और योजना आयोग ने इनके जो इनका मापदंड था उस मापदंड को कैंसिल कर दिया और इनकी रिपोर्ट को भी। और सही क्या है उसको जानकारी के लिए सी रंगराजन की अध्यक्षता में 2012 में एक नई समिति का गठन हुआ। उसके बाद देश में ये कहा गया अब कोई समिति का गठन नहीं किया जाएगा। 14 में ठीक है, क्या कह रहे हैं? इसकी रिपोर्ट सर 2005 नेट भी दिखा रहा है मेरे दिमाग में। सर आपने पढ़ाया था 2005। चलो ठीक है, देख 2005 ही सही लिखाए तो नहीं है, पढ़ाया है सर पहले। तो यार एक बात सुनो, कोई विद्वान नहीं होता है कि जो यहाँ खड़ा हो जाएगा सही है सही कहेगा। अगर कोई बात है तो बता दो, हाँ लेकिन वो कंफर्म जरूर कर ले। ठीक है सर, इसके बाद क्लास सर इसमें यह भी कहा 816 रुपये में 26 रुपये बताएगा। कितना? 816 रुपये में 26 रुपये, और प्रत्येक क्या है 1000 में 32 रुपये बताई गई। इसमें सुरेश तेंदुलकर सर हाँ लिखाएंगे। सुरेश तेंदुलकर ने कुछ ऐसी बातें कही थी ना, इसकी रिपोर्ट इसीलिए सही नहीं हो पाई। 1000 से कम नहीं। और इसके बाद सर की क्लास होगी ना।